जॉन हेनरी पॉन्टिंग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए, उसकी एनर्जी फ्लक्स को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया पॉइंटिंग वेक्टर का। उनके ऑनर में जो उन्होंने एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताया, जो उन्होंने एनर्जी फ्लक्स के बारे में बताया, उसको पॉइंटिंग वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग आज के इस सेशन में रेस्निक हेलिडे का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले रहे हैं और उस क्वेश्चन के साथ में हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को समझेंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस है, ये सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस, सिलेंड्रिकल शेप का, इसकी लेंथ एल है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, इसका रेडियस ए है, रेडियस ए मतलब डायमीटर 2a, एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज रो, कैरिंग अ करंट आई, इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला है शो दैट द पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर एट द सरफेस ऑफ द रेजिस्टर इज एवरीवेयर डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस एज शोन। हमको सबसे पहले ये शो करना होगा कि इसमें पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब वायर की तरफ यूं परपेंडिकुलर, वायर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ये हमें शो करना है। तो इस सेशन में हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आई। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है। और जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि शो दैट द रेट पी एट विच एनर्जी फ्लोज इनटू द रेजिस्टर थ्रू इट्स सिलेंड्रिकल सरफेस कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द पॉइंटिंग वेक्टर ओवर दिस सरफेस। मतलब ये जो सरफेस है, इसमें अगर मैं इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करता हूँ पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से, कि इस वायर में कितनी एनर्जी आ रही है। मतलब अगर कहीं पे ये बाहर सन में रखा हुआ है या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आसपास रखा हुआ है, तो ये वेव्स लगातार इसमें एंटर करती हैं। तो जो एनर्जी इसमें फ्लो हो रही है, उस एनर्जी की जो वैल्यू है, जो रेट है, जो पर सेकंड जितना उसमें फ्लो कर रहा है, उसका वैल्यू इक्वल टू द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस। अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो आई स्क्वायर इंटू आर, जिसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके बराबर होगी। मतलब जितना रेडिएशन इसमें अंदर एंटर कर रहा है, उतना ही एग्जैक्टली हीट डेवलप हो रहा है। यहाँ पे डी ए वेक्टर इज एन एलिमेंट ऑफ एरिया ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस पे कोई भी एरिया है, डी ए वेक्टर, एंड आर इज द रेजिस्टेंस। ओके गाइस, तो ये पूरी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अंदर हम पॉइंटिंग वेक्टर को समझ पाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले देखिए, जैसा कि सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, पॉइंटिंग वेक्टर is named for the John Henry Poynting, who first discovered its properties. Poynting was a British physicist who was known for his studies of electromagnetism and gravitation. दोनों में ही इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पॉइंटिंग वेक्टर इन्होंने बताया क्या कि होता क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है किसी एटमॉस्फेयर में, और उस एटमॉस्फेयर में कोई एक पर्टिकुलर रीजन ले लेता हूँ। जैसे एक सिलेंड्रिकल रीजन ले लिया, इसका एरिया ए और लेंथ एल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है। तो पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब पॉइंटिंग वेक्टर इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में, जैसे कोई सरफेस है, हर एक सेकंड में इस सरफेस के यूनिट एरिया से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, पास हो रही है, वो एनर्जी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन भी बताता है कि ये किस तरफ से किस तरफ फ्लो होगी, तो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। एस वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कहने का मतलब उस जगह पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस जगह पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उसको बी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, μ0 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे को एस वेक्टर मिलता है। मतलब पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में आएगी। मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंटिंग वेक्टर। डन, ये मेरे पास फॉर्मूला है। एंड अब मैं स्टार्ट होता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मुझे सबसे पहले ये शो करना है कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, और ऐसा करने के लिए मुझे ई क्रॉस बी करना होगा। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये हमारा डायग्राम है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और मैंने इस सिलेंडर को इस तरह से लिया है। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो मुझे एल दी हुई है, एंड इसका जो डायमीटर है वो 2a है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा 3D व्यू दिखाऊं आपको यूं, तो उसका डायमीटर का मतलब हो गया 2a है, इसका मतलब इसकी रेडियस जो है वो a है। ओके, अच्छा, करंट ऊपर से नीचे बह रही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल है,
और जो नीचे वाला पॉइंट है वो लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। इस कहानी के दो किरदार हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले किरदार पे बात करते हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गई कि जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो मैं सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V लिखता हूँ और डेल्टा आर जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है, तो इस वायर की जो लेंथ बता रखी है मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो L दी हुई है। तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक V लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एंड यहाँ पे ये L लिख दिया मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ गया E इंटू एल। मैं जानता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ओम्स लॉ से, फ्रॉम द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर होता है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर इज द रेजिस्टेंस। तो हमने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। E इंटू एल इज इक्वल टू आई इंटू आर। इस तरह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया आई आर अपॉन एल। ओके, हमारी कहानी का एक किरदार हमें मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी कहानी में दो किरदार होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब अगर इस वायर में करंट बह रही है तो ऑब्वियसली वायर में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये करंट कैरिंग वायर अपनी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे वायर है, इस वायर में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे पता है कि जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बह रही है। करंट ऐसे बहेगी तो मैं एम्पियर्स सर्कुटल लॉ लगाना चाहता हूं और वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि अगर करंट ऐसे नीचे की तरफ बह रही हो तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर नीचे की तरफ करंट जा रही है तो ऐसे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है ही। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एम्पियर सर्कुटल लॉ से कैलकुलेट करता हूं तो एम्पियर सर्कुटल लॉ से देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। अगर एक वायर में ऐसे करंट आई बह रही हो और जस्ट मैंने इसकी सरफेस पर एक पॉइंट लिया है और अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं तो एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई। तो अगर आप लेंथ को ऐड करते हैं यहाँ पे पूरे वायर के लिए तो वो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। जो उसका सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई इंटू ए होगा। म्यू नॉट, इसमें बहने वाली करंट आई है, पी की वैल्यू आ गई मेरे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। हमारी कहानी का दूसरा किरदार हमारे पास में आ चुका है, पी। ई भी है और बी भी है हमारे पास, लेकिन अगर मेरे को पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, जैसा कि हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि ये वाली डायरेक्शन होगी, तो मुझे ई और बी दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखने होंगे। ई और बी की वैल्यूज तो मेरे पास में आ गई लेकिन वेक्टर फॉर्म में अभी तक नहीं आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो बताइए कितना होगा। मैं काम करता हूँ, ये वाली डायरेक्शन एक्स मान लेता हूँ, ये वाली डायरेक्शन वाई मान लेता हूँ और ये वाली डायरेक्शन जेड मान लेता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है दोस्तों, तो माइनस जे कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा आई आर अपॉन एल एंड डायरेक्शन इज माइनस जे कैप। ओके, स्टोरी क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक चीज बहुत अच्छे से देखते जाओ आप, अभी बहुत मजा आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जैसे ये वाला जो मैंने आपको सिलेंडर दिखा रखा था, अगर मैं इस सिलेंडर का टॉप व्यू देखता हूँ ऊपर से, यहाँ से, तो मुझे सिलेंडर का केवल ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं, मैं देखूंगा कि करंट मेरे से दूर की तरफ जा रही है, यूं अंदर की तरफ यूं। तो अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा आपको यूं दिखाऊं तो
जरा देखो इसका, इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनेगा, समझ पा रहे हो आप? तो अगर आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू यहाँ से, तो आपको लगेगा कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, करंट आपकी अंदर की तरफ जा रही है, यूं ये करंट जा रही है। तो जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे करंट की डायरेक्शन में, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो चलिए थोड़ा सा इसको यार हल्का सा सर्किल बनाते हैं। टन टन, ये देखो ये देखो देखो तो, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो ऊपर से नीचे की तरफ है यूं, तो यहाँ से देखूंगा तो यूं अंदर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन कलर से। चलो अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं ऐसे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, है ना, मतलब यूं। यहाँ देखो तो पी वेक्टर तो यूं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अब पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 1/μ0 ई क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जो पहले आने वाला वेक्टर है उधर से राइट हैंड की फिंगर्स को दूसरे आने वाले वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं, तो जो थंब होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट को शो करता है। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप ई से बी की तरफ कर्ल करो, ओके। तो आपको देखेगा पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है यूं, इसे मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है यूं, इस वायर के अलोंग। तो जैसे यहाँ कुछ इस तरह से देखो आप, ये ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नीचे की तरफ है। अब राइट हैंड की फिंगर्स को ई क्रॉस बी करो, राइट हैंड की फिंगर्स को ई क्रॉस बी करो। अगर आप ई क्रॉस बी करोगे तो यू विल फाइंड एस वेक्टर यूं आ रहा है, ओके। साथ साथ करके देखना अपना, राइट हैंड की फिंगर्स को ई से बी की तरफ कर्ल करो, तो एस वेक्टर यूं आया। यूं आने का मतलब हो गया इधर यहाँ आया। तो तय हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक ये पॉइंटिंग वेक्टर इधर आ रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर इधर आ रहा है, तो यहाँ पे बाकी के पॉइंट्स पे आप कुछ और पॉइंट्स भी लेके ऐसा करके देख सकते हैं, तो यू विल फाइंड एस वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर एस वेक्टर ऐसे आएगा तो ये तय हुआ कि इस एस वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूँ हमारी अभी तक की मेहनत के अनुसार, ऐसे। ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस तरह से एंटर कर रही है, ये डायरेक्शन हो गया, ओके। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट अपन लोगों ने कर दिखलाया भाई। पहला पार्ट क्या था? शो दैट पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ द रेजिस्टर इज एवरीवेयर डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस एज शोन इन द फिगर। जैसा डायग्राम ने दिखाया था हमने वैसा शो कर दिया, एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात जो यहाँ पर कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि शो दैट द रेट पी एट विच एनर्जी फ्लोज इनटू द रेजिस्टर through its cylindrical surface calculated by integrating the pointing vector over this surface is equal to the rate at which thermal energy is produced। चलो मैं सबसे पहले पहली वाली लाइन निकालता हूँ कि इस पे कितनी एनर्जी पर सेकंड एंटर कर रही है। उस पे एनर्जी कितनी सेकंड पर सेकंड एंटर कर रही है ये अगर मेरे को निकालना होगा गाइस, तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड मतलब वाट, दिस इज पावर पी अपॉन ए। सो पावर इज इक्वल टू एस इंटू ए। एस जो है वो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैं अभी लिख सकता हूं। क्या लिखेंगे बताइए एस की वैल्यू? एस इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। मैं जानता हूं कि ई और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो ई बी साइन 90 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं इसका। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो दिस इज 1/μ0 ई बी। सो दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर 1/μ0 ई बी। एंड एरिया, एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया जहां से एनर्जी अंदर एंटर करेगी। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालता हूं मेरे बच्चों, वो कितना आएगा? इसकी रेडियस तो ए है,
और जो उसकी लेंथ है वो अगर एल है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πa/L। ये 2πa/L हो जाएगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था आपको बताता हूँ। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड था IR/L। IR/L, ठीक है। L मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना था? ये था आपका म्यू नॉट I/2πa। एंड ये जो एरिया है दिस इज 2πa/L। बस मंजिल आने वाली है दोस्तों। 2π से 2π कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, एंड दिस इज I² × R। ओके, देखो ये हमने शो कर दिया कि जो पर सेकंड एनर्जी रिसीव की जा रही थी पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू, उसकी वैल्यू थर्मल एनर्जी जो यहां से रिलीज हो रही है उसके बराबर है। यही हमें इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के अंदर पूछा गया था। ओके, ये दोनों हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है और ये प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से ये बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। एंड पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में आपको ढेर सारी बातें पता चली होंगी। जो मैंने बताया है उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना, खुद एक एक पॉइंट की डायरेक्शंस निकालना, कैलकुलेट करना, रियली बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का धन्यवाद देना होगा आज उनके कारण आप और हम इतनी देर तक मिल पाए और हम लोगों ने बात करी। ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर। आपकी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है एंड मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।